काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हाँ, जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में आज का ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन वही मेरी पुरानी गुजारिश आप सभी से कि पहले के तीनों पार्ट को जरूर समझें, फिर इस पार्ट में आए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। और एक नई चीज, आज से आप सभी के लिए हर पार्ट के वीडियो के अंत में एक ऐसी आपके लिए दमदार इन्वेस्टमेंट पिक रहेगी जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक बेहतर इनकम कर सकें। और एक बात आप सभी के लिए, जिनका डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ओपन कर लें। अब हम पार्ट 4 को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि एक आम इन्वेस्टर के पास जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो सारी जानकारी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। आईपीओ लाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। अब बिजनेस की शुरुआत को समझने के लिए हमको एक कहानी के रूप में समझना होगा, और इस कहानी को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल 5 भाग में। तो पहला भाग यानी सीन 1 को हम देखते हैं द एंजल्स बोल के। अब मान लीजिए द एंजल्स क्या होता है, इसके बारे में कहानी का पहला भाग है। मान लीजिए कि एक व्यवसायी या उद्यमी है जिसके पास बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, और वो बिजनेस आइडिया क्या है, जैविक कपास यानी ऑर्गेनिक कॉटन के फैशनेबल टी शर्ट बनाकर बेचने का। इन टी शर्ट के डिजाइन सबसे अलग होंगे, इनके दाम भी ग्राहकों के लिए लुभावने होंगे, और इनके उत्पादन में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कॉटन इस्तेमाल किया जाएगा। उस उद्यमी को यकीन है कि ये कारोबार सफल होगा, और वो इस आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए उत्साहित भी है। जैसा कि बाकी उद्यमियों के साथ होता है, कुछ भी करने से पहले उसके पास भी एक सवाल होगा कि इस कारोबार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मान लीजिए कि उसके पास बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उसके आइडिया में पैसा लगाए। तो वो क्या करेगा? अपने परिवार, रिश्तेदार या फिर दोस्तों से मदद लेगा। वो बैंक में लोन के लिए अर्जी भी दे सकता है, लेकिन इस पड़ाव पर यह अच्छा विकल्प नहीं होगा कि उसका अभी तक बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है, केवल एक बिजनेस आइडिया आया है उसके दिमाग में। तो ऐसे सिचुएशन में वो बैंक के पास अर्जी देना सही नहीं होगा। तो क्या करेगा फिर? मान लेते हैं कि वो अपने जमा पूंजी लगाता है और साथ ही अपने 2 दोस्तों को कारोबार में पैसा लगाने के लिए मना लेता है। ये दोनों दोस्त कारोबार में कमाई शुरू होने से पहले ही पैसा लगा रहे हैं, और उद्यमी पर एक तरह से यानी जो इंटरप्रेन्योर है, जिसका बिजनेस आइडिया है, उस पर दांव लगा रहे हैं। ऐसे हालात में इन दोनों दोस्तों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें कि जो पैसा एंजल इन्वेस्टर लगाते हैं वो कर्ज नहीं होता, बल्कि कारोबार में निवेश होता है। अब मान लें कि प्रमोटर जिनका बिजनेस आइडिया है और एंजल इन्वेस्टर ने मिलकर 5 करोड़ रुपए की पूंजी जमा की है। इस पूंजी को कहेंगे सीड फंड। ये सीड फंड प्रमोटर के बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में रखी जाएगी। इतना 5 करोड़ रुपए जो सीड फंड के रूप में आया है। जैसे ही ये सीड फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, इस पैसे को कंपनी के प्रारंभिक शेयर कैपिटल यानी इनिशियल शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ये सीड निवेश के बदले तीनों हिस्सेदार यानी प्रमोटर, एक प्रमोटर हो गया और 2 एंजल इन्वेस्टर हो गए, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि तीनों कंपनी के मालिक हैं या फिर मालिकाना हक यानी ऑनरशिप हक रखते हैं। अभी कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए है। यही कंपनी की टोटल असेट है, परिसंपत्ति है, इसलिए कंपनी की वैल्यू भी 5 करोड़ रुपए ही होगी। इसे कंपनी की वैल्यूएशन कहते हैं। शेयर इशू करना बहुत आसान है। कंपनी ये मानती है कि हर शेयर की कीमत 10 रुपए है, और क्योंकि 5 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है, तो सीधा सा हिसाब है 5 करोड़ डिवाइड बाई 10 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 लाख। तो टोटल शेयर कितने होंगे कंपनी के? 50 लाख शेयर होंगे, और शेयर की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए। 10 रुपए एक शेयर की कीमत।
तो यहाँ पर जो शेयर की कीमत 10 रुपये है, इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये टर्म फेस वैल्यू, आगे आपको ये टर्म्स आएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जरूरी नहीं कि 10 रुपये ही हो, 5 रुपये भी हो सकती है। 5 रुपये होगा तो शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अभी 50 लाख है तो 1 करोड़ हो जाएगी। तो शेयर की वैल्यू 10 रुपये अभी हम मानते हैं, तो टोटल शेयर्स कितने होंगे? 50 लाख। 50 लाख तो 50 लाख शेयर इशू किए गए, उसे कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कहते हैं। इनमें से कुछ हिस्सा तीनों यानी प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर में बांटा जाता है। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ शेयर्स कंपनी के पास रखे जाते हैं। अब मान लें कि प्रमोटर को 40% शेयर मिले और दोनों एंजल इन्वेस्टर को 5-5%, तो टोटल कितना हो गया? 50%। तो 50 लाख शेयर का 50% कितना हुआ? 25 लाख। 25 लाख शेयर में 20 लाख प्रमोटर को, 2.5 लाख एक एंजल को और 2.5 लाख दूसरे एंजल इन्वेस्टर को मिल गया। सॉरी। अब याद रखें कि 50% अलॉट हो गया, जिसको इशूड शेयर कहेंगे, और अभी भी 50% शेयर किसके पास है? कंपनी के पास है, जो भविष्य में काम आएंगे। वो कैसे काम आएंगे हम समझ रहे हैं, इसको आगे समझ रहे हैं। अब प्रमोटर के पास कंपनी है और एक बढ़िया सीड फंड भी है। प्रमोटर कारोबार शुरू करता है, लेकिन वो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ता है और अपने प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सिर्फ एक रिटेल स्टोर खोलता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है ये टी शर्ट वगैरह, और रिटेल मतलब जहाँ पे उसको बेचा जाना है मार्केट में, वो खोलता है। अब कहानी का दूसरा भाग, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से हम जान रहे हैं। अब सीन 2 पे आते हैं। प्रमोटर की मेहनत रंग लाती है, बहुत अच्छे से काम काज चल रहा है, और दूसरे साल के अंत तक कंपनी के खर्च और आय बराबर हो जाते हैं। मतलब जितना खर्च हो रहा है उतना कमाई भी हो रही है, मतलब कंपनी अब ब्रेक इवन कर रही है। ये भी टर्म आप ध्यान रखिएगा, ब्रेक इवन कर रही है। अब प्रमोटर के पास भी अब कंपनी चलाने का अनुभव है और पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, आत्मविश्वास भी है। अब प्रमोटर कारोबार थोड़ा फैलाना चाहता है, वह एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ नए रिटेल स्टोर खोलना चाहता है। एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद उसे पता चलता है कि इस पूरे काम में 7 करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी। ठीक है, प्रमोटर की हालत अब पहले से काफ़ी अलग है, क्योंकि अब मार्केट में उसकी पहचान बन गई है, लोगों का विश्वास बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है, पहले से तो हालत उसकी अच्छी हो गई है, कारोबार में लगातार कमाई हो रही है। इसलिए प्रमोटर उन निवेशक के पास, जो इन्वेस्टर हैं उनके पास जा सकता है जो नए नए बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। तो उसने एक ऐसे इन्वेस्टर से बात की, निवेशक से बात की, जो उसे कंपनी में 14% हिस्सेदारी के बदले 7 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। ये अलग अलग भी हो सकता है, हम आपको एक एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझा रहे हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टर मिला इस प्रमोटर को जो कि 14% हिस्सेदारी के बदले 7 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। अब आप देखिए, पहले 5% हिस्सेदारी के लिए कितना था? 2.5 लाख शेयर इंटू 10, 10 रुपए का था ना एक शेयर, तो 2.5 लाख इंटू 10 कर लीजिए। अभी 7 करोड़ रुपया 14% हिस्सेदारी के लिए मिल रहा है। अब ऐसे निवेशक को जो पहले फेज में निवेश करते हैं किसी भी कंपनी में, उनको वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। कंपनी को जो पैसा इस फेज में मिलता है उसे सीरीज ए फंडिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस टर्म को भी। जब कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल में से 14% शेयर वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट को अलॉट कर देती है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अब कैसा हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। प्रमोटर के पास कितना था? 20 लाख शेयर, 40% शेयर होल्डिंग। एंजल इन्वेस्टर जो पहला वाला था 2.5 लाख शेयर, 5% की हिस्सेदारी, 5% की होल्डिंग। दूसरा एंजल इन्वेस्टर 2.5 लाख शेयर, 5% की हिस्सेदारी। अभी एक वेंचर कैपिटलिस्ट आया है जो कितने 7 लाख शेयर, कितनी परसेंट हिस्सेदारी? 14% हिस्सेदारी। तो कुल कितने शेयर हो गए अभी के लिए? 25 लाख तो पहले अलॉट कर दिए गए थे 50 लाख में से। अभी 7 लाख शेयर और अलॉट किए गए वेंचर कैपिटलिस्ट को 14% की हिस्सेदारी के रूप में। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 32 लाख। 25 लाख पहले था और 7 लाख अभी, तो कितना हो गया? 32 लाख। और टोटल हिस्सेदारी कितनी हो गई कंपनी की? टोटल
पहले 50 था, 14 अभी हो गया तो 64%। याद रखिए कि बचे हुए 36% शेयर अभी भी कंपनी के पास है और जारी यानी इशू नहीं किए गए हैं। अब कारोबार में वीसी का पैसा आने के बाद एक नई चीज हो रही है। वीसी ने अपने 14% हिस्सेदारी या शेयर के लिए 7 करोड़ देकर पूरी कंपनी का 50 करोड़ का वैल्यूएशन दे दिया है। वैल्यूएशन 14% कितने लाख शेयर थे? 7 लाख। 7 लाख थे, 7 लाख शेयर, तो 7 लाख शेयर 14%, तो टोटल हिस्सेदारी या शेयर के लिए कितना रुपया दिया? वो 7 करोड़ रुपए दिया पूरी कंपनी को। तो वैल्यूएशन कितनी हो गई? 7 करोड़ में 14%, तो आप जोड़ लीजिएगा 7 करोड़ में 14%, तो 100% इसको कर लीजिए। 1% कितना हुआ? 1% के लिए हो गया डिवाइड बाय 14, तो टोटल उसका हो गया 50 करोड़ वैल्यूएशन पूरी कंपनी का। तो शुरुआती 5 करोड़ के वैल्यूएशन में से ये 10 गुना ज़्यादा है। एक अच्छा बिजनेस प्लान और अच्छी आमदनी का फायदा कारोबार को ऐसे ही मिलता है। कारोबार इस तरह से ही बड़ा हो जाता है। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने के साथ शुरुआती निवेशकों के निवेश पर भी असर पड़ता है, जिसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि प्रमोटर का हिस्सेदारी कितना था शुरुआती दौर में? 40%। शुरुआती वैल्यूएशन कितना? 2 करोड़। 2 साल के बाद हिस्सेदारी उतनी ही रहेगी, 40% ही रहेगी, लेकिन वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 20 करोड़ का हो जाएगा, यानी 10 गुना बढ़ गया। पहले वो जो पैसा लगाया था 2 करोड़, अभी उसका पैसा बन गया 20 करोड़ रुपया। एंजल इन्वेस्टर 5% का शेयर होल्डिंग, शुरुआती वैल्यूएशन 25 लाख था, तो अभी कितना हो गया? 5%। पहले भी 5%, अभी भी 5% शेयर होल्डिंग, लेकिन वैल्यूएशन कितना हो गया अभी के लिए? 2.5 करोड़ रुपया, 10 गुना बढ़ गया। एंजल 2 जो इन्वेस्टर था उसके साथ भी यही होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो अभी आया है, शुरुआती में तो 0% था, नहीं था वो, लेकिन अभी उसके पास 14% की हिस्सेदारी है, 14% की, और उसने पैसा कितना दिया है? 7 करोड़ रुपया। तो टोटल शुरुआत में 50% हिस्सेदारी गई थी, 2.5 करोड़ रुपया था टोटल, 2 करोड़ वो 25 लाख ये लोग दिया था। अभी टोटल 64% हो गया है, और वैल्यू 2 साल के बाद वैल्यूएशन कंपनी का कितना हो गया है? 32 करोड़ रुपया। अब कहानी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर के पास अब तो अतिरिक्त पूंजी है जो उसे कारोबार बढ़ाने के लिए चाहिए थी। कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल आउटलेट मिल गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रोडक्ट की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, जिससे ज़्यादा आमदनी हो रही है। मैनेजमेंट टीम और बेहतर हो रही है, जिससे कामकाज में सुधार हो रहा है और कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। अब कहानी का तीसरा पार्ट हम देते हैं, जिसमें बैंकर आता है, द बैंकर। 3 साल बीत गए। कंपनी सफलता के नए आयाम को छू रही है। इस पड़ाव पर कंपनी तय करती है 3 और शहरों में रिटेल स्टोर शुरू किया जाए, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी और नए लोग भी भर्ती करने होंगे। इस तरह के खर्च जो कंपनी बिजनेस बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए करती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। ये सारा टर्म आप ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट को लगता है कि इस काम के लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इस जरूरत को पूरा कैसे करेगी। कंपनी के सामने इस पूंजी को जोड़ने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ विकल्प हैं। क्या है? पहला विकल्प कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो मुनाफा कमाया है, उस पैसे से कैपेक्स की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस रास्ते को इंटरनल एक्वेल्स या आंतरिक स्रोतों से पैसा जुटाना कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, कंपनी किसी दूसरे वीसी के पास जा सकती, जैसे पहले वीसी के पास गई वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, उसी तरीके से दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकती है और फिर से वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग मांग सकती है। इसके लिए उसे वीसी को शेयर देने होंगे। इसे सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन,
कंपनी किसी बैंक के पास जाकर कर्ज मांग सकती है। क्योंकि कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है, इसलिए कर्ज मिलने में कंपनी को अब कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से मिल जाएगा। अब ये जो तीनों ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किया हमने कि आंतरिक स्रोत से 15 करोड़, सीरीज बी से 5% इक्विटी देकर 10 करोड़ और एक बैंक से 15 करोड़ का कर्ज ले लिया। सपोज 40 करोड़ चाहिए था ना, तो 15 करोड़ जो उसका आंतरिक स्रोत था, जो मुनाफा कमाया उससे, और 5 सीरीज बी में 5% इक्विटी देकर 10 करोड़ और ले लिए, और एक बैंक से 15 करोड़ का कर्ज, तो 40 करोड़ हो गया। ध्यान दीजिए कि 5% इक्विटी के बदले 10 करोड़ मिलने से कंपनी का वैल्यूएशन 5% में 10 करोड़, तो 100% में कितना होगा? 5% में 10 करोड़, तो इसका 20 गुना कर दीजिए, 200 करोड़। अभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 200 करोड़ रुपया। पहले कितना था? 14% इक्वल टू 7 करोड़, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया था? 50 करोड़। अभी कितना हो गया है? 5% के बदले 10 करोड़, कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया? 200 करोड़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अभी हम कहानी के लिए इसको सही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे होगा? प्रमोटर, जो शुरू में जो प्रमोटर था, कंपनी शुरू किया था, तो उसके पास कितने शेयर? 20 लाख, 40% का होल्डिंग। अभी करोड़ में उसकी जो मतलब जो उसने दिया था पैसा 2 करोड़ रुपया, वो कितना हो गया अभी? 80 करोड़। एंजल 1 जो 5% का था, अभी उसका वैल्यूएशन 10 करोड़। एंजल 2 का भी 10 करोड़। सीरीज ए जो वेंचर कैपिटलिस्ट पहले फेज में फंडिंग किया था 14%, अभी वो भी डबल होके कितना हो गया? 28 करोड़ वैल्यूएशन उसका। और सीरीज बी वाला तो अभी नया नया है, तो उसका 10 करोड़ ही होगा। आप देखेंगे कि कंपनी के 31% शेयर, 36% बचा हुआ था, तो 5% बीसीबी आया, तो अभी कितना हुआ? 31% शेयर अभी किसी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं किए हैं। इन शेयरों की कीमत अभी 62 करोड़ रुपए है। कंपनी की पूंजी इसी तरीके से बढ़ती है, खासकर तब जब किसी उद्यमी के पास अच्छा बिजनेस आइडिया हो और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम हो। इस तरह के उदाहरण आपको इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज, आइसर मोटर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल हो गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के पे जाएं, ये जितना भी नाम लिया हमने इंडियन है, इंटरनेशनल पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब में आदि में दिखाई देंगे। अब कहानी का चौथा पार्ट, प्राइवेट इक्विटी, जिसको पीई, शॉर्ट फॉर्म पीई के नाम से जाना जाता है। कुछ साल बीतते हैं और कंपनी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। सफलता के साथ ये 8 साल पुरानी 200 करोड़ की कंपनी और उत्साह से भर जाती है। कंपनी अब पूरे देश में अपना कारोबार फैलाना चाहती है। कंपनी अब खुद अपना कारखाना बनाने और फैशन एसेसरीज, डिजाइनर, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बेचना चाहती है, टी शर्ट के अलावा बिजनेस को बढ़ा के। इस नए काम के लिए कंपनी को 60 करोड़ रुपए के कपेक्स की जरूरत दिखती है। कंपनी कर्ज नहीं लेना चाहती, क्योंकि ब्याज अदा करने से उसका मुनाफा घटेगा। जाहिर सी बात है, ब्याज पे करेगी तो मुनाफा घट जाएगा। तो कंपनी वीसी को कुछ और शेयर देकर सीरीज सी फंडिंग लेना चाहती है, लेकिन वो किसी नॉर्मल या आम वीसी के पास नहीं जा सकती, क्योंकि वीसी फंडिंग कुछ करोड़ ही मिल पाती है। इतना ज़्यादा पैसा 60 करोड़ रुपए कैसे मिल पाएगा? इसलिए अब कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। अब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर काफ़ी जानकार होते हैं, उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है, वो बड़ी रकम निवेश करते हैं और साथ ही कंपनी के बोर्ड पर अपने लोग भी बिठा देते हैं, जिससे कंपनी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े। मान लीजिए कि वो 15% हिस्सा लेते हैं और उसके लिए 60 करोड़ रुपए देते हैं। इस तरह से अब फिर आप देखिए, 15% इज इक्वल टू 60 करोड़, तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा? 400 करोड़ रुपए तक ये कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन पर नजर डालिए आप। जो पहला प्रमोटर था उसका 40% जो होल्डिंग थी, अब वो जो पैसा 2 करोड़ था उसका बन गया है 160 करोड़ रुपया।
एंजल वन जो 5% की शेयर होल्डिंग थी, जो कि 2.5 लाख शेयर था उसका, हाँ 25 लाख रुपए लगाया था, वो उसका कितना बन गया 25 लाख, 20 करोड़ रुपया। उसी तरीके से एंजल थ्री भी VCA मानी वेंचर कैपिटलिस्ट पहला वाला जो 14% होल्डिंग था, जो 7 करोड़ रुपया था, उसका बन गया 56 करोड़ रुपया, 56 करोड़। VCB जो कि 5% हिस्सेदारी थी, उसका अभी बन गया पैसा कितना, 20 करोड़ रुपया। और सीरीज सी जो कि अभी अभी आया है, जो कि 15% हिस्सेदारी, और ये जो VCB था ये कितना दिया था रुपया में, शायद ध्यान नहीं, 5 करोड़ कुछ दिया, उसका अभी बन गया 20 करोड़, 4 गुना हो गया जाए, हाँ नहीं 10 करोड़ था शायद, 15 और 10, हाँ तो 20 करोड़ बन गया उसका। और जो अभी सीरीज सी वाला आया है जो कि 15% हिस्सेदारी 60 करोड़ रुपए पे कर रहा है। तो टोटल कुल कितना हो गया शेयर, यहाँ पे शेयर तो 50 लाख ही थे ना, अभी 42 लाख शेयर इशू हो चुके हैं, और शेयर होल्डिंग कितनी हो गई, 84% शेयर होल्डिंग हो गई है। और कंपनी के पास कितना आ गया, 336 करोड़ रुपया। याद रखिए कि कंपनी ने अभी भी 16% हिस्सा ऐसे रखा है जैसे जो किसी को अलॉट नहीं किया है। इसकी कीमत अभी भी आज के डेट पे भी 64 करोड़ है। आमतौर पर जब एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता है तो कपेक्स की बड़ी ज़रूरत के लिए रकम देता है। प्राइवेट इक्विटी किसी भी बिजनेस की शुरुआती दौर में पैसे नहीं लगाता है, बल्कि वो ऐसी कंपनियों में पैसे लगाता है जो कुछ सालों से काम कर रही हैं और जिनको आमदनी हो रही है। प्राइवेट इक्विटी से पैसे लेना और उस पैसे को कपेक्स में डालना एक लंबे समय का काम है और इसमें कुछ साल लग जाते हैं। मतलब ये कहानी का जो तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट हमने देखा है, इसमें कुछ साल लगेंगे। पहले पहले ही प्राइवेट इक्विटी पैसा नहीं डालती है किसी भी कंपनी में। अब कहानी का पांचवा पार्ट, जिसको द आईपीओ पे आते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद, एटलीस्ट कम से कम 5 साल के बाद, कंपनी का कारोबार काफ़ी बढ़ चुका है। उन्होंने कई प्रोडक्ट जोड़ लिए हैं और देश के कई बड़े शहरों में मौजूद हैं। आमदनी अच्छी हो रही है, मुनाफा स्थिर है और इन्वेस्टर खुश हैं। लेकिन प्रमोटर इससे संतुष्ट नहीं है। जो प्रमोटर था इससे अभी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। प्रमोटर अब विदेशों में भी कारोबार फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में उसके काम कम से कम 2 आउटलेट या दुकानें हों। इसका मतलब है कि अब कंपनी को अलग अलग देशों में बाजारों का रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की पसंद क्या है। कंपनी को नए लोग नौकरी पर रखने पड़ेंगे और अपना उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही पूरी दुनिया में रियल इस्टेट पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बार कैपेक्स की ज़रूरत काफ़ी बड़ी है और मैनेजमेंट का अनुमान है उसे 200 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी के सामने जो रास्ते हैं वो क्या है, क्या क्या ऑप्शन है इस 200 करोड़ रुपए को जुटाने के लिए। पहला है इंटरनल एक्रूअल्स, मतलब आंतरिक स्रोत, जो मुनाफा कमाया कंपनी उसी में से लगाए। दूसरा, वही प्राइवेट इक्विटी फंड से सीरीज डी फंडिंग करें। ABC तो हो चुका है, अब डी फंडिंग हो। बैंक से कर्ज लिया जाए या बॉन्ड इशू करना। कर्ज का एक और तरीका है बॉन्ड इशू करना। और पांचवा तरीका है IPO के जरिए शेयर जारी करना पब्लिक में, आम पब्लिक, हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं। और ये जितने भी ऑप्शन हमने आपसे डिस्कस किया, इन सभी का मिक्सचर सब कुछ कर सकता है। मान लीजिए कि कंपनी ने कपेक्स का कुछ हिस्सा आंतरिक स्रोत, बाकी IPO से जुटाने का फैसला किया। जब कंपनी IPO लाती है तो अपने शेयर आम पब्लिक, जनता को बेचती है, हमारे जैसे आप जैसे लोगों को बेचती है। क्योंकि कंपनी अपने शेयर पब्लिक को पहली बार बेच रही है, इसलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब कुछ सवाल उठना लाजिमी है आपके मन में कि कंपनी ने IPO लाने का फैसला क्यों किया और कंपनी ये रास्ता क्यों लेती है। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी ने पहले सीरीज A, B और C के समय IPO का रास्ता क्यों नहीं चुना। और क्वेश्चन आपके मन में, IPO आने के बाद मौजूदा शेयर होल्डर का क्या होगा।
और क्वेश्चन आपके मन में, आम जनता आईपीओ में पैसा लगाने के पहले क्या देखती है और आईपीओ की ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? आईपीओ मार्केट में कौन सी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज काम करती है? और जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो क्या होता है? जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको अगले अध्याय में देंगे, स्टॉक मार्केट बेसिक के पार्ट 5 में। अब इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जो आपसे वादा किया था वीडियो के शुरुआत में कि आपके लिए एक ऐसी दमदार इन्वेस्टमेंट पिक है जो कि आपके लिए वीडियो के लास्ट में रखी जाएगी, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ध्यान से सुनिए, आज की डेट नोट कर लीजिएगा, 29 जनवरी 2021। और इन्वेस्टमेंट के लिए आइडिया है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, उस स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी एनएससी इक्विटी डिलीवरी के लिए 2 से 3 महीने का नज़रिया रखना है आपको। भाव है इसका 88.95 रुपीज़, समझिए 89-90 के करीब में है, यानी 89-90 रुपये के करीब करीब है ये भाव। ये पावर ग्रिड की कंपनी पावर जनरेट करती है, बहुत ही दमदार कंपनी है, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज है। और 88,821 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, टोटल असेट 88,821 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हमारा नज़रिया इसमें 2 से 3 महीने का है और 120 रुपये तक ये भाव जाएगा, तभी हमको सौदा से निकलना है। तो एक शेयर पे लगभग 30 रुपये का मुनाफा। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेयर है एनटीपीसी। आज को हम यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आपके सुझाव की हमको सख्त ज़रूरत है, जहाँ भी कोई कमी रह गई हो आप अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हम इस मुहिम को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।